दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बहिष्कार, बातचीत या फिर बीच का कोई रास्ता, हिंदुस्तान के सामने ऑप्शन कई हैं। अब सरकार किस पर आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं भारत तालिबान संपर्क पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी तालिबान पर रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुनिए। The government of India should have clearly told them, the representative of Taliban, that one, Helmand province and in Khost, Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba are active in that region. I wished and hoped that the government of India would have clearly told them that in Helmand and in Khost, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed are active. Stop those camps. Secondly, I want to know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? और इसी के साथ दंगल में आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या तालिबान पर भारत को भरोसा करना चाहिए? इस पर जवाब आप हमें जरूर भेजें। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा देती हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अमर सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, जो कल बातचीत हुई है उसके साथ हिंदुस्तान अब कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या इसको एक संजीदा कोशिश के तौर पर देखा जाए या कल की बातचीत को बहुत ज्यादा अभी तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है? क्या है इस पर पक्ष सरकार का? देखिए, सरकार ने तो अपने पक्ष बिल्कुल साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि अभी भी हम जो फॉलो कर रहे हैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी। हालात जो है अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं, इवॉल्विंग सिचुएशन है। ऐसे में अपने नागरिकों की चिंता करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारे भारतीय मूल्य के लोग जो हैं उनकी चिंता करना हमारा धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। इसके लिए चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो या उनकी पेशकश पे कोई ऐसी अपने सिक्योरिटी से कंसर्न जो भी कंसर्न्स हैं उसको लेके अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम अपनी बात रखने का हमें पूरा क्या बात रखा गया सरकार की ओर से? हिंदुस्तान के कंसर्न के हिसाब से क्या बात वहां पर की गई है तालिबान से? तीन बहुत अहम बातें हैं चित्रा जी। पहली बात कि काबुल और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे कोई भी आतंकवादी घटनाएं या कोई भी ऐसी इनिशिएटिव नहीं होनी चाहिए हमारे देश के खिलाफ। कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए उस सरजमीन से। वहां से पाकिस्तानी टेररिस्ट को कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। साथ साथ हमारे जितने भी लोग वहां पर हैं उनकी चिंता, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चिंता हमारी चिंता, उसके बारे में हमने कहा। ये जो तमाम बातें आप गिना रहे हैं उस बातचीत में तालिबान की ओर से तो पहले ही अपने प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन उसकी कथनी और करनी पर कितना भरोसा रखा जाए अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, कम से कम बातचीत की जो पहल हुई है वो देश के सामने है, और क्या बातचीत हुई है हिंदुस्तान के मद्देनजर उसको सरकार ने सामने रख दिया है। क्या है इस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष? चित्रा जी, आज मुझे बहुत दुख इस बात का है कि 130 करोड़ की सनातन सभ्यता का भारत एक आतंकवादी संगठनों के सम्मुख घुटने टेक रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पना कहां हैं आप? और ये बात आज से प्रारंभ नहीं हुई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 29 फरवरी को जो 2020 को एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह तय कर दिया गया था कि 5000 आतंकवादी छोड़ेंगे, वहां पर इनकी सत्ता की शेयरिंग होगी। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रश्न पूछ रहे थे ना कि क्या डिलिस्टिंग होगी, तो इस एग्रीमेंट में लिखा है साहब कि इंट्रा अफगान निगोशिएशंस के बाद उसकी डिलिस्टिंग कराई जाएगी। इस एग्रीमेंट पर भारत कहता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से वहां शांति स्थिरता के सुअवसर पैदा होंगे। फिर भारत
की सरकार जवाब देती राज्यसभा में कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशंस इन दोहा हेल्ड इन सितंबर 2020। वहां पर तालिबान मौजूद था। कतर के स्पेशल एन्वॉय कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मजीद अल कतनी कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल घुटने टेक दिए हैं सरकार ने तालिबान के सामने। अब आप आगे बताइएगा कि तालिबान का क्या फिर बहिष्कार कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जफर साहब, बाकी दोनों खास मेहमान का एक ही कमेंट में ले लूं क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अभय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अमर सिन्हा जी, अभय दुबे जी कह रहे हैं कि हमने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? कल की बातचीत को किस तरह से लिया जाए? देखिए, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं, वो उनका नजरिया है, लेकिन जो उन्होंने जो अग्रीमेंट दिखाया जी, उस अग्रीमेंट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया है। वो अमेरिका ने जो किया था तालिबान के साथ। और ये भी बात सच है कि हमारे विदेश मंत्री वहां गए, क्योंकि जब इंट्रा अफगान टॉक्स शुरू हुए तब हम लोग गए थे ब्लेस करने एज रीजनल पार्टी कि हम भी वहां शांति चाहते हैं। तो आप बताइए, जब दो अफगान पक्ष आपस में बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करें? ये तो पुरानी कहावत है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या हम अलग बैठे रहें या बारात में शामिल हो और उसको उस समझौते को और बढ़ावा दें कि वहां मारकाट नहीं, वो शांति हो, वहां दोनों गुट मिले? और ऐसा हुआ नहीं। अब हमारे पास क्या विकल्प बचे हैं कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है, कंसर्न्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किसी भी रिजीम से अगर हमें बात करनी पड़ी तो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या चूंकि अगर सिक्योरिटी के मद्देनजर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो किसी से भी बातचीत अगर हो तो हमें करनी चाहिए। मेजर जनरल संजय मिश्रा जी, मैं आपका रुख करते हुए, भारत के पास ऑप्शन भी क्या है? ये भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं ना, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से कब्जा किया है वो लगातार एक संकेत दे रहा है कि 20 साल पुराने तालिबान और आज के तालिबान में फर्क है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या है? अगर वो बातचीत नहीं करे तो फिर क्या करे? और कल की बातचीत को आप किस तरह से देख रहे हैं जो तालिबान के साथ हुई है? देखिए चित्रा, हर चीज देखी जाती है आज की तारीख में हालात किस प्रकार हैं, सबसे जरूरी चीज वो है। बिल्कुल, हालात ये है कि ये इनिशिएटिव तालिबान की तरफ से लिया गया है। नंबर 1, आप देखिए कि ये 4-5 दिन से उनके कई सीनियर लीडर्स स्टेटमेंट देते जा रहे हैं कि हमें इंडिया से मदद चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये भी जो लेटेस्ट प्रहार थी, ये इसने शेर मोहम्मद स्टेलिक्साई ने किया था कि हम मीट करना चाहते हैं। तो इनिशिएटिव उनका है। अब इंडिया क्या करे? या तो हम बिल्कुल बात ही ना करें। मेरे ख्याल इस हालात को देखते हुए इंडिया को एक कॉन्टैक्ट जरूरी था जो हमने किया, और उस कॉन्टैक्ट में, ये बातचीत नहीं मैं बोलूंगा, इसको कॉन्टैक्ट बोलेंगे, इंडिया को फॉर्मली जो कन्वे करना था वो कर दिया है। देखिए, सबसे पहले है हमारा नेशनल हित, नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो डिक्टेट करता है वैसी ही पॉलिसी बनेगी और बननी चाहिए। तो नेशनल इंटरेस्ट आज की तारीख में है कि हमारी इंडिया में, हमारे देश में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, कोई भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि साथ ही साथ हमको ये बोलना चाहिए था, ना कि अफगानिस्तान, मैं तो बोलता हूं पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से कोई भी अटैक की योजना या प्लानिंग या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सारा हाथ तो ये पाकिस्तान का है। तो तालिबानी तो उनको बताएगी। और पाकिस्तान इसीलिए तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ना तालिबानी शासन के। तो अभय दुबे जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि पाकिस्तान से हम बातचीत तभी करेंगे जब आतंकवादी गतिविधियों को वो पूरी तरह से रोक देगा। अब तालिबान को लेकर अगर तालिबान की ओर से बार बार प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमसे बातचीत करे, पहले में आज के तालिबान में फर्क है, हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तालिबान ने कश्मीर मसले पर भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मसला है, इसमें हमारी किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। तो क्या ऐसे में बहिष्कार कर देना चाहिए? तालिबान कहता रहे कि वो हमसे अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि अब उस बड़े मुल्क पर उसकी हुकूमत है। तो किसी भी हुकूमत को क्या भारत सरकार, क्या हिंदुस्तान नजरअंदाज कर सकता है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, आपने कहा हाँ फर्क तो है पहले के तालिबान में और अब के तालिबान में, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि एक घटना और घटित हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का 31 अगस्त हमारा आखिरी दिन था। उस आखिरी दिन भारत की अध्यक्षता ने तालिबान को स्टेट एक्टर डिक्लेयर कर दिया है।
अफगानिस्तान का, यह भी देश को जानना चाहिए। 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में, जिसमें हमने अध्यक्षता की, अफगान की सरकार ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर अंतर बताया कि तब के तालिबान और अब के तालिबान में अंतर क्या है। उसने बताया कि हक्कानी गुट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे 13 संगठन इस तालिबान के लिए लड़ रहे थे, जिनका सारा बेस पाकिस्तान में है। और आईएसआई ने पाकिस्तान के 20,000 लड़ाके मुहैया कराए थे, पाकिस्तान ने हॉस्पिटल संचालित किए थे। तो क्या आप सोचती हैं कि वो तालिबान भारत के हितों की रक्षा करने के लिए बिठाया गया है? बिल्कुल नहीं। चीन, पाकिस्तान और जो हमारा ऑल वेदर अलाई था रशिया, वो हमसे इतना खफा है कि उसने ट्रोइका प्लस में हमको इनवाइट तक नहीं किया, हमको बुलाना तक उचित नहीं समझा। तो एक नया अलाइनमेंट बना है और हमारे हितों को साधने के लिए आतंकवादी संगठन काम करेंगे। हमको इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पहले दिन से ये जो नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार के आगे घुटने मोदी जी ने टेके, उसके परिणाम हमको भुगतने तालिबान पे रहते हैं ना, तालिबानी शासन को लेकर ही बातचीत करते हैं, ट्रंप पर नहीं जाते हैं। अब ये जो कह रहे थे ना साहब, वो कह रहे हैं, ठीक है, सुनिए ना आखिरी बात, मैं जरा जल्दी से, ठीक है, कह रहे थे कि मियां अमर सिन्हा साहब कह रहे थे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे साहब, मियां बीबी के संबंध तो भारत और अफगानिस्तान के थे, अमेरिका तो ससुर था वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि अफगानिस्तान वाज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग, लेकिन हम नेशन बिल्डिंग के लिए लगे थे। हमने सड़क से संसद तक बनाई थी वहां, इसलिए हमारे कंसर्न्स थे वहां पर, जिसके साथ समझौता किया मोदी। तो क्या करते हैं अभय दुबे जी? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो आपने कहा है उस पर जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं एक आतंकवादी गुट जिस तरह का तालिबान का रवैया रहा है, उसकी कथनी और करनी में फर्क रहा है, उसके साथ हम अपने हितों को जोड़कर कैसे देख सकते हैं? इस पर क्या है जवाब आपका, जफर इस्लाम साहब? देखिए, सरकार ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही है। सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की कि हमारे कैसे संबंध आगे होंगे, किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन और किस तरह के संबंध रखने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो बहुत साफ तौर पे वाज़ेह होगी जब बिल्कुल सामान्य स्थिति हो जाएगी। इस वक्त जो है सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, हर दिन हालात चेंज होते रहते हैं। ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी के भी रुख को देखना पड़ेगा। इंडिया आइसोलेशन में पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है, इंडिया आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। हमारी जो स्टैंड है वो बराबर रही थी और बराबर रहेगी। लेकिन कूटनीति जो है वो अलग चीज है। कूटनीति पे ही की वजह से आज पूरी दुनिया में जो टेररिज्म के खिलाफ सारी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है। ऐसे में तालिबान का जो चेहरा हम लोगों ने 96 से 2001 के बीच में देखा है, उसको देखते हुए जाहिर है चिंता है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि चिंता नहीं, तालिबान को बधाई दे रहा है और कह रहा है कि कश्मीर की आजादी का वक्त आ गया है। तो अलकायदा जैसे गुटों से भी तो उसका संबंध और संपर्क है, उससे कैसे निपटेंगे? आज देखिए पूरे दुनिया में किस तरह से दुनिया अफगानिस्तान को देख रही है, तालिबान को देख रही है, उस चीज को हम भी बहुत गौर से और नजदीक से देख रहे हैं। जाहिर है इसकी क्लैरिटी आएगी जब स्थिति समान होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश के हित को कभी कमजोर नहीं करेगी, देश को मजबूत बनाने का काम करती है। अभय दुबे जी इस बात का वो भरोसा दे रहे हैं। और इसके साथ ही अभय दुबे जी इस बात को भी क्या समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो बातचीत हुई है उसको एक बातचीत या फिर भारत के आतंक पर दो टूक के तरीके पे भी तो समझा जा सकता है ना, कि आतंक के मसले पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चश्मे से क्या इसको देखे जाने की जरूरत है? मैं तो हतप्रभ हूं। हाँ। भारत की सरकार ने बयान जारी करके बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि हमारे एम्बेसडर की दोहा में कतर में मुलाकात हुई तालिबान के लोगों से, लेकिन और तालिबान के बुलावे पर। तो क्या कोई आमंत्रित करता है तो वो खुद के एजेंडे पर बात करेगा या भारत के? सिर्फ भारत ने यह पक्ष बताया कि हमारी लोगों की सुरक्षित वापसी। अरे भारत की सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब एयर स्पेस बंद हुआ उसके 3 दिन पहले तक आपने एडवाइजरी जारी की कि कमर्शियल फ्लाइट की अवेलेबिलिटी को तय करके आप खुद वहां से आ जाइए, जबकि इतिहास साक्षी है 1990 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाया। अगर आपकी बातों से अभय दुबे जी ये निष्कर्ष निकल रहा है कि हिंदुस्तान के लिए स्थिति बेहद निराशाजनक है, क्या करना चाहिए फिर भारत सरकार को? बिल्कुल
क्या मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उसका मुखिया जिसके पिताजी थे जब हम 24 दिसंबर 1999 को अजहर मसूद को छोड़ने गए वहां वो हैंडल कर रहे थे, क्या ये नेक्सस साफ दिखाई नहीं दिया भारत की सरकार को? तो ये इतिहास दोहराया जाने वाला है। अभी क्या करें? अभी क्या करना चाहिए? बहिष्कार कर दिया जाए तालिबान का या बातचीत जारी रखी जाए? कोई जवाब नहीं इनके पास। बीच का रास्ता है आपके देश के लोगों को नहीं, अपने देश के लोगों को सुरक्षित ना करें। मैं इनसे सवाल करता हूं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? जो भारतीय मुल्क के लोग हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? ये देश क्षमा नहीं अरे सब आपको वहां के हालात के बारे में मालूम है, आप पढ़ लिख के आते, खाली आप 2-4 आर्टिकल पढ़ के आते हैं, हकीकत से आपको कोई हकीकत नहीं मालूम है। माफ कीजिएगा, मैं बड़े कठोर शब्दों में कहता हूँ कि आप 2-4 जो है 2-4 आर्टिकल पढ़ के पाकिस्तान के यहाँ उछलने लगते हैं। अरे पाकिस्तानी आर्टिकल पढ़ कीजिए, जो हकीकत है उसको जानने का कोशिश कीजिए। और ये बताया कि वहां कंपनियों ने पासपोर्ट रख लिए नागरिकों के, वो आने नहीं दे रही है, फिर भी आपने इनिशिएट नहीं किया। अब भारत को बुरी परिस्थिति में फंसाकर आप हमसे पूछते हैं, प्रतिपक्ष से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सरकार ने इस परिस्थिति में डाला, ये अक्षम्य अपराध आपने किया। सरकार ने इस परिस्थिति में डाला, सरकार ही निकाले, वो कह रहे हैं। विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं इस सवाल का जवाब आप कि क्या करना चाहिए? देखिए चित्रा जी, इनको और मैं बताऊं चित्रा जी आपको, उनकी बात हो जाए। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट जरा को चुप करें। हाँ वो चुप है, बोलिए। देखिए मैं बड़े अफसोस के साथ और बड़े संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अभय दुबे जी, कुछ पाकिस्तान और बाहर दूसरे ममालिक में जो आर्टिकल छपते हैं देश के विरोधियों को, उनके आर्टिकल पढ़ के यहाँ पर ही जो है तोते की तरह पढ़ देते हैं। हकीकत तो इनको कुछ भी नहीं मालूम, ये झूठ सच सब बोलना चाहते हैं। अरे साहब सुनिए, अरे साहब सुनिए, अभी अरे साहब सुन लीजिए, मैं अभी आपको आपको भी बता रहा हूँ हकीकत। सुनिए, आपको बता रहे हकीकत, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आज हमारे लोग सुरक्षित वहां पर महसूस कर रहे हैं और जो लोगों को सुरक्षित लेकर आए, कितने लोग सुरक्षित वहां से निकालना, हम लोगों ने सबको सुरक्षित निकाला। और जो लोग नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आगे क्या करना चाहिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। ठीक है, अपने दोनों मेहमानों के पास अमर सिन्हा जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ और बने रहेंगे तो कम से कम बीच का रास्ता किस तरह से निकाले हिंदुस्तान, इस बात पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, पाकिस्तान जिस तरह से खुश है, जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबानी सत्ता को लेकर, यकीनन इसका फायदा उठाकर कश्मीर में एक बार फिर से अपनी ताकत को बढ़ाने का वो काम करेगा, आतंकवादियों के जरिए अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्या हिंदुस्तान तालिबान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है या फिर वास्तव में हिंदुस्तान के कंसर्न के मद्देनजर, अपने हितों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के मद्देनजर उससे बातचीत आगे भी इसी तरह से करनी चाहिए जैसा कि कल दोहा में, कतर में हुआ है। दुनिया भर के जिहादियों में नया जोश भर दिया है तालिबान की वापसी ने। ऐसे में बड़ा सवाल है, कल जो भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई है उसके जरिए क्या संकेत और संदेश समझे जाए। अमर सिन्हा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, मुझे पता है कि आपको जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन आप अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, तालिबान का वो कौन सा डीएनए है जो हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? और मौजूदा स्थिति में, चूंकि आपकी बातें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी, ऐसे में सरकार के लिए क्या सबक और सीख होनी चाहिए जिसके जरिए हिंदुस्तान के कंसर्न के मद्देनजर वो आगे बढ़ पाए? मैं एक चीज बताना चाहता था दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मैं जब वहां गया था तो उस समय कांग्रेस सरकार थी यहाँ यूपीए की 2013, और जब मैं चला तो मोदी सरकार थी। तो इसलिए मुझे दोनों सरकार का पता है, इसलिए मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। बट ये जरूर कहना चाहता हूं भारतीय प्रवक्ताओं को कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा था अफगानिस्तान में, और उसको कृपया इसको अपने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत में बदले नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी और शॉर्ट साइटेडनेस होगा। ये जरूर है कि हमें तालिबान के जो नेता लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफगान हैं, उनमें और तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उसमें अंतर करना होगा। और ये तो बिल्कुल ही जायज बात है कि हिंदुस्तान कभी भी तालिबान की आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन अफगान लोग जो वहां के नेता भी हैं, उनको जरूर उनसे बातचीत करेगा और उनको चाहेगा कि वो मिलजुल कर वहां पीस लाएं। और यही सरकार की नीति पहले भी रही है पिछले 20 सालों से। और जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये लड़ाई पाकिस्तान और अमेरिका की थी और वो लोग आपस में सुलझ लेंगे, उसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए।
एक छोटा सा जवाब और, चूंकि कल की बातचीत को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, ऐसे में क्या बातचीत को तालिबान के साथ आगे भी बढ़ाना चाहिए या फिर क्या हमारे पास उसके बहिष्कार का भी एक विकल्प है मौजूदा परिस्थितियों में? देखिए, बहिष्कार अगर तालिबान बदलेगा नहीं, अपने रंग ठीक नहीं दिखाएगा, तो बिल्कुल हिंदुस्तान ही नहीं बाकी लोग, चीन, रूस, सारे बहिष्कार करेंगे। अल्टीमेटली सब देश उनसे क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो। हमें स्पेशल खतरा इसलिए है क्योंकि वहां पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बड़ा है। अब तालिबान के, मैं तो सिर्फ मुल्ला बरादर ने जो कहा था 20 सितंबर को, मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान एक आजाद, एक स्वाधीन और एक प्रॉस्परस देश हो। इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम भी चाहते हैं कि वो स्वाधीन हो, एक अफगान देश हो। ये तालिबान अब एक प्रॉक्सी फोर्स से बदलकर एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट में बदले, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर सिन्हा जी, मुझे पता है कि आपको जरूरी काम है, और लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई और सीधा संदेश आपके लिए ही है अभय दुबे जी, भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है जिसको इस रूप में देखा जाए कि कौन जीता, कौन हारा, कौन झुका और कौन आगे बढ़ा। एक देश के तौर पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। देखिए चित्रा जी, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। अभी इसी दौरान ज़बीउल्लाह जो तालिबान के प्रवक्ता है, उनका एक स्टेटमेंट आया जब आईसिस की तरफ से आतंकी हमले हुए, तो उसने बयान जारी किया कि जैसे ही अमेरिका की सेना यहां से अपना आखिरी कदम हटा लेगी, ये हमले बंद हो जाएंगे। इसका आशय साफ था कि वहां पर भी आईसिस और तालिबान का एक नेक्सस नजर आ रहा था। और ये जो जिसने हस्ताक्षर किए थे इस एग्रीमेंट पर 29 फरवरी 2020 को, मुल्ला बरादर, तालिबान का जो प्रमुख था, उस मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने 2010 में बंदी बना लिया था। क्यों बना लिया था? ये कहा जाता है कि वो हमीद करजाई से चुपचाप एक अनुबंध करने की तैयारी कर रहा था, जो इन देशों को रास नहीं आया। 2018 में उसे छोड़ा गया, फिर से निगोशिएशन स्टार्ट किए गए। नहीं, अभय दुबे जी, आप बताइए ना हमारी सरकार को, चूंकि मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है, एक टेररिस्तान से तो हिंदुस्तान जूझ ही रहा है, अगर हमने अफगानिस्तान को भी तालिबान के भरोसे पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने हाथ हमने पीछे खींच लिए, तो एक तो जो हमने 20 सालों में निवेश किया है उसका क्या होगा? अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क आ जाता है जिसको पाकिस्तान पूरा समर्थन करता है, तो एक पाकिस्तान से जो हम जूझ रहे हैं, हमारे सामने 2 पाकिस्तान की तरह मुल्क खड़े हो जाएंगे। तो आप बताइए ना, अगर हम इतनी सारी समस्याएं गिना रहे हैं तो यकीनन आपके पास समाधान होगा। आप बताइए कि सरकार क्या करे। देखिए चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूं कि कतई ये भरोसे के लायक नहीं बात है, क्योंकि खुद भारत ने जिस यूएनएससी की अध्यक्षता की, उसमें प्रामाणिक रूप से अफगान की सरकार ने कहा है कि 13 बड़े आतंकी संगठन जिनका बेस पाकिस्तान में, वो इनके साथ शामिल है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। एक मिनट सुनिए ना, आपने बार बार पूछा, ये परिस्थितियां 2012 में भी बनी थी जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और भारत और अमेरिका का रुख साफ था, तब हमारी सरकार थी। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर हमने इनकार कर दिया था, अमेरिका ने भी। उन्होंने कहा था कि तालिबान को अगर सत्ता सौंप दी गई तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी और प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये मोदी सरकार का अक्षम्य अपराध है। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, सुनिए ना। अफगानिस्तान के भीतर तो फिर अमेरिका की जो स्थिति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि उसकी धरती आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। पाकिस्तान के भीतर मारा गया था और अफगानिस्तान ने किस तरह से उसको संरक्षण दे रखा था। तो अफगानिस्तान को लेकर तो सोचना था ना कि हमें क्या करना है। ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से पूछा कि अफगान के लिए क्या कर रहे हैं, तो मोदी साहब ने कहा कि लाइब्रेरी बना रहा हूं। तो ट्रंप जी कहते हैं मैंने पूछा कि किताबें कौन पढ़ता है वहां, हमारी सेना के माध्यम से मदद कीजिए। मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत को अपनी आत्मशक्ति का मूल्यांकन करना होगा, और जो मोदी जी ने जिस प्रकार मूल्यांकन कीजिए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर, ठीक है समझ गए आपकी बात, क्योंकि अगर गठजोड़ बन जाता है जिसकी ओर बार बार अभय दुबे इशारा कर रहे हैं, तो यकीनन वो खतरनाक होगा हिंदुस्तान के मद्देनजर। क्या आप तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं जफर इस्लाम साहब? देखिए चित्रा जी, जैसा मैंने कहा कि वो ठोस जो हमारे स्टैंड होंगे, जो कूटनीति होगी, उसका जाहिर है खुलासा हम बाद में करेंगे जब सामान्य स्थिति होगी। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यूपीए का समय
जैसे भारत को ट्रीटमेंट मिलता था आज आप देश से माफी मांगिए, आज वो नहीं, ये कमजोर। अरे चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, बता रहे थे ये कमजोर देश। एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए, अभय जी उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, तो एक बार उनकी बात सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर हिंदुस्तान को, एक मुल्क को फैसला करना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये बोलिए जफर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो है ये यूपीए के समय का भारत नहीं है, कमजोर देश जिसको देखा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कमजोर देश। आज भारत मजबूत देश है, स्ट्रांग नेशन के गिनती में आता है, उस कड़ी में आता है और अपनी रक्षा करना जानता है। नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है और नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्राथमिकता है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए हम कोई भी कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, और हमें ये बताना है कि दुनिया के, चाहे वो तालिबान हो या पाकिस्तान हो, वो हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। इसलिए हमने कभी अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है। अकेले भी खड़े रहे तो भी अपने हितों की बात की, और अगर साथ हमारे लोग आए, शुरू में टेररिज्म पे इतना कोई सपोर्ट नहीं था, इन्होंने क्या टेररिज्म पे सपोर्ट करवा पाए थे? लेकिन हम सपोर्ट करवा पाए दुनिया को एक साथ लेकर, अपनी समृद्धता, अपने हितों के मद्देनजर फैसला अकेले ले पाए, और अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर अकेले खुद के मद्देनजर वो कोई भी स्टैंड ले सकता है। क्या आज हिंदुस्तान उस स्थिति में पहुंच चुका है, या फिर चूंकि वेट एंड वॉच की स्थिति है और हम दूसरे मुल्कों को भी देख रहे हैं कि उन लोगों की ओर से तालिबानी सरकार को लेकर क्या रवैया अपनाया जाता है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान की जो स्थिति है हमेशा मजबूत रही है और आज भी मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा, मैं एक भारतीय सैनिक के नाते बोलना चाहूंगा, जिसके मेरे दोनों बेटे इंडियन आर्मी में हैं। तो ये जो डिबेट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, मेरे ख्याल आपसे भी दरखास्त है, ये डिबेट एक्चुअली ना शायद गलत दिशा पे जा रही है। क्योंकि देखिए, हमको पहली बात ये डिसाइड करना है कि हमने आज की तारीख में करना क्या है। मैंने बोला हर चीज देखी जाती है, हालात क्या है। बिल्कुल, आज के हालात हैं वो बहुत क्लियर है कि तालिबान वहां पर अभी पावर में है तकरीबन, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, इनिशिएटिव लिया है कि इंडियन से एक कांटेक्ट किया जाए। ये मैं इसको बातचीत भी नहीं बोलूंगा, बातचीत होती है जब बहुत प्रिपरेशन की जाती है, कांटेक्ट था। इस कांटेक्ट में हमने तो तालिबान को कोई कमिटमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ अपनी शर्तें बताई हैं कि हमें ये चाहिए, और वो हमने बिल्कुल क्लियर टर्म्स ऑफ रेफरेंस और रेड लाइन दे दी है। अब बॉल उनके कोर्ट में है। भरोसे करने लायक तो वो है ही नहीं, वो तो हमें सबको पता है। पाकिस्तान भी भरोसे करने लायक नहीं है। पर जब ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर उल्लंघन होती है, तो क्या वो हॉटलाइन से हमारे डीजीएमओ साहब पाकिस्तान के डीजीएमओ को नहीं बताते हैं कि ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, सेक्टर में आपने किया तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये हमने सिर्फ बताया है कि ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और बाकी अभी भविष्य में देखते हैं। अभी तो ईच डे, जैसे दोनों स्पीकर ने और सबने बोला है, हालात बदली होते जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते रहेंगे कैसे होता है। पर अभी हमने बस इतना ही किया है कि हमने तो कोई उनको नहीं बताया उनसे कि कोई शर्तें तो हमने उनकी नहीं मानी, हमने तो अपनी चीजें बताई हैं। लेकिन हम कब तक इस पोजीशन में रहेंगे संजय साहब, ताकि वेट एंड वॉच वाली पोजीशन हमारी बरकरार रहे? क्योंकि वहां पर जितनी तेजी से सत्ता परिवर्तन हुआ, जितनी तेजी से वहां के राष्ट्रपति भागकर दूसरे मुल्क पहुंच गए, अफगानी लोग अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहते थे, उतनी तेजी से किसी ने अनुमान भी नहीं लगा कर रखा होगा। तो क्या हमारे पास भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय तक हम इंतजार करेंगे कि क्या हमें फैसला लेना है, या एक समय के बाद हिंदुस्तान को यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि तालिबान को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ता है? देखिए, मैं ये वेट एंड वॉच शब्द शायद नहीं बोलना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि हालात देखते हुए, आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल देता हूं। पंजशीर वैली में अभी रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल, तालिबान के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो रेजिस्टेंस को क्लियर करे, या वो बातचीत करे, या थोड़ा प्रेशर डाले। अगर वो उनको क्लियर करता है अटैक द्वारा, तो ये उनके अगेंस्ट ही जाएगा। तो तालिबान भी इस चीज को स्टडी कर रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। इसी प्रकार इंडिया के पास रोज नए नए ऑप्शंस आएंगे। तो अभी तक जितना हुआ है, मेरे ख्याल वो सब कुछ ठीक है। हमने अपनी रेड लाइंस बता दी है कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये टेरिटरी, मैं तो बोलूंगा उनको ये भी बताना चाहिए कि कोई वो पाकिस्तान के नुमाइंदे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को कंट्रोल करें कि आप इंडिया के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज उनको जाना चाहिए। और जहां वो करते हैं, हम बिल्कुल उनसे संपर्क बंद कर देंगे। तो हर चीज है, उनके एक्शंस पे हमारे
मतलब उनके जो हरकतें होंगी हम उसी मुताबिक अपनी पहल करते रहेंगे। उनके एक्शन के बाद ही हमारा रिएक्शन डिसाइड होगा। और इसी सवाल के साथ जफर साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो दोस्ताना रवैया आतंकवादी संगठनों के साथ रहा है तालिबान का, वो किसी से छिपा नहीं है। लश्कर बधाई दे रहा है, कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है, जैशे मोहम्मद या उससे जुड़े हुए आतंकवादी, तमाम अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है उनके अंदर भी एक अलग तरह की ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा आ गई है तालिबान के सत्ता परिवर्तन के बाद, तो उससे भी निपटना होगा। इस बात का अंदाजा है। इसी वजह से अब आगे किस तरह से, चूंकि मैं अब 2019-20 का जो द्विपक्षीय व्यापार हमारा है उसका मूल्य लगभग 1.3 अरब डॉलर का है, जिसमें अफगानिस्तान का निर्यात लगभग 50 करोड़ डॉलर का है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके मद्देनजर हमें आगे बढ़ना होगा। इसको लेकर सरकार कैसे चलेगी फिर? देखिए चित्रा जी, सरकार जाहिर है चिंतित होगी। ऐसे जो अचानक अमेरिका के भाग जाने से, छोड़ के जाने से, वहां जिस तरह से हालात पैदा हुए उससे चिंता तो बढ़ी है, उसी हिसाब से जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकार फैसला भी लेगी, फैसले लेगी। जाहिर है उसमें ग्लोबल कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कूटनीति अकेले नहीं करते, आप कूटनीति जब कहते हैं तो जाहिर है दूसरे देशों के साथ मिलकर करते हैं। भारत के लिए सिर्फ तालिबान ही एक चीज है ऐसा तो नहीं। भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चीजों में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के को ऐसा तो नहीं कि हम पीछे खींच लेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी से बिल्कुल हट के बात करेंगे। जाहिर है हमको सब कुछ देखते हुए और टेररिज्म पे में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। वक्त की कमी है। अभय दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। अभय दुबे जी, हम अमेरिका तो है नहीं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहां से निकल गए, चूंकि हम सब इसी क्षेत्र के हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार क्या हिंदुस्तान कर सकता है, जो बातें आपकी ओर से बार बार बताई जा रही हैं? नहीं, अमेरिका रातों रात नहीं भागा। सब कुछ स्क्रिप्टेड था इस एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट की एक लाइन मैं बता देता हूं कि वो ये तक कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डीलिस्टिंग भी कराई जाएगी। अभी आगे की प्रक्रिया यही है। हमको जो मुसीबत में डाला मोदी सरकार ने, हम कहीं के नहीं रहे। अमेरिका ने जो अभी 15 अगस्त को बयान जारी किया था 125 देशों के साथ, उसमें से कौन सी मुसीबत आपको दिखाई दे रही है सामने? मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए तो सही। एक अलाइनमेंट जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये अलग बन गया जिसमें भारत नहीं है। अमेरिका ने 125 देशों का एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें से भारत को बाहर कर दिया। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। तो ये मोदी सरकार की नाकामी है जिसका खामियाजा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं आप और राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का। बहस तो इस पूरे मामले में होती रहेगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, एक मुल्क को तय करना है, हिंदुस्तान को तय करना है कि उसके अफगानिस्तान के साथ अब रिश्ते कैसे होंगे तालिबानी हुकूमत के साथ। तालिबान बदल रहा है जिसके वो संकेत दे रहा है। इसी वजह से कल उसके ऑफर पर भारत सरकार की ओर से बातचीत भी की गई है। लेकिन अब यहां से आगे क्या बातचीत आगे भी जारी रहेगी? तालिबान का डीएनए क्या किसी भी तरह से हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा तालिबान की ओर से? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भविष्य में छिपा है। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में हमारा सवाल था, क्या भारत को तालिबान पर भरोसा करना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, सिर्फ 2% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 98% लोगों ने नहीं कहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भरोसा नहीं करे सरकार तो फिर आगे क्या करे? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।